नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक मणि पाठक आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस दिल्ली में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग यूपीएससी और पीसीएस के लिए पिछड़े बैकग्राउंड में बैठे लोगों के लिए, जो पिछले पृष्ठभूमि में है, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, जयपुर शहरों में नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए हम प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम लेके आए हैं। उसी क्रम में जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ओरिएंटेशन क्लास लिया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि यूपीएससी और पीसीएस की क्या क्या अपेक्षाएं होती है, आप लोगों की क्या क्या एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए उस एग्जाम को देने के लिए, फिर उसके माध्यम से आप कौन कौन सा पोस्ट पा सकते हैं। उसके तत्पश्चात मैंने आपको यह बताया था कि हम लोग अलग अलग टीचरों के माध्यम से आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आएंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और मेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को हम लोग यह अध्ययन करवाएंगे। अभी 2-3 दिनों से पिछले कमेंट आ रहा, मैसेज आ रहा कि लोकेश सर क्लास में उपस्थित नहीं, क्या संस्था से कहीं भिन्न जगह पर भी कार्य कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण क्लास लेने नहीं आ पा रहे हैं। 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में जल्दी आप लोग के जस्ट सामने आ जाएंगे। आप लोग इसलिए मत परेशान होइए, कमेंट या मैसेज मत कीजिए ज्यादा। चलिए मैं आपको अपने भूगोल की कक्षाओं के माध्यम से इस कक्षा का प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं भूगोल पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। भूगोल हम जैसे आज का चैप्टर तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर आपका अर्थ ले लिए, हम पृथ्वी पर रहते तो जाहिर सी बात पृथ्वी से हम शुरुआत करेंगे। बहुत सारे अध्यापक बहुत सारी ऐसी चीजों से शुरुआत कर देते हैं जिससे बच्चे ऊब जाते हैं। शुरुआत में ही उनको समझ में ही नहीं आता कि भूगोल का अध्ययन किस क्रम में किया जाए और क्यों किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक इंसान होता है उसी प्रकार से अगर हम पृथ्वी को इंसान जैसा ही मान लें तो हम उसका अध्ययन करने के क्रम में बहुत सरलता से अध्ययन कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप देखिए, भूगोल जब पढ़ने जाइए तो आप ये सोचिए कि हम भूगोल पढ़ क्यों रहे हैं, हमें भूगोल क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और उसका क्रम हम क्या रखें, भूगोल पढ़ने का क्रम हम क्या रखें। अब मान लीजिए हम पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। हम किससे स्टार्ट करते हैं? पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी पर मानव रह रहा है, तो मानव कहां रहेगा? किसी ना किसी कॉन्टिनेंट पर, महाद्वीप पर रहेगा। लेकिन कुछ हमारे सी फूड्स भी आते हैं, वो कहां से आते होंगे? ओशियन से आते होंगे। जब महाद्वीप है, महासागर है इसी पृथ्वी पर, तो जाहिर सी बात है महाद्वीपों का भी बात करेंगे, महासागरों का भी बात करेंगे। लेकिन हम उसके बाद ये देखते हैं कि हमें पृथ्वी के अंदर का भी पढ़ना पड़ता है, पृथ्वी के ऊपर का भी पढ़ना पड़ता है, और पृथ्वी की सतह पर भी पढ़ना पड़ता है, और पृथ्वी के चारों तरफ के आवरण को भी पढ़ना पड़ता है। जब हम पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। किसका? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना या जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करने के पश्चात यह पता चलता है कि पर्वत, पहाड़, घाटी, मैदान, इन सारी चीजों का विकास कैसे हुआ है। लेकिन जब हमें पृथ्वी का अंदर का पता चल गया, पृथ्वी का लेयर पता चल गया, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है। पृथ्वी के ऊपर कहने का तात्पर्य यह है कि हमें तापमान के बारे में पता होना चाहिए, हमें वर्षा के बारे में पता होना चाहिए, ठंड है कि गर्म है, कहाँ ठंड है, कहाँ गर्म है, कहाँ बड़े घास के मैदान, कहाँ छोटे घास के मैदान है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही साथ फिर क्या देखते हैं? हमें पानी के बारे में भी कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ना है, तो हम ओशिनोग्राफी पढ़ लेते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर के टर्म को समझने के लिए हम कृषि भूगोल पढ़ लेते हैं, एग्रीकल्चर भूगोल पढ़ लेते हैं, इकोनॉमी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। तो चलिए मैं आज का क्लास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से शुरुआत करता हूं। एक एक चीजों पे आपको बहुत सूक्ष्म स्तर से बताऊंगा। अब देखिए, अब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। पृथ्वी तो हमें गोल सा दिखाई देता है, देख तो हम सकते नहीं क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, लेकिन हम किताबों के माध्यम से यह सोचते हैं कि पृथ्वी कैसा होगा। लेकिन इस सोचने के क्रम में जब देखते हैं, ये कि हमारी पृथ्वी हो गई, ये क्या है? पृथ्वी है। लेकिन पहले कैसी थी? अभी हम देखते हैं कि पृथ्वी टूटी फूटी पड़ी है, बहुत सारे महाद्वीप अलग अलग हो गए, बीच में हमारे जो है महासागर छा गए हैं।
ये कैसे आए और कब आए और क्यों आए। पृथ्वी पहले एक थी हमारी, पृथ्वी पहले क्या ही एक थी, उसके चारों तरफ क्या था, पानी था। जब पृथ्वी एक थी तो हम उसे क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। जब सिर्फ पृथ्वी एक थी उसे हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। ये जो हमारी पेंजिया थी ना, ये जो हमारी पृथ्वी थी, ये पानी से चारों तरफ से घिरा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंथालसा बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, ये वाला जो मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूं, ये क्या है, पैंथालसा। पृथ्वी हमारी कैसे कैसे थी, पृथ्वी एक थी जिसे हम बोलते थे पेंजिया, फिर वो चारों तरफ से पानी से घिरा था, हम जिसको क्या बोलते हैं, पैंथालसा बोलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पृथ्वी हमारी टूटी फूटी, कुछ दूर तक अलग हुए ये लोग। कैसे, तो हमारी जब पृथ्वी टूट गई तो वो क्या हुआ, दो भागों में बट गया। मैं आप लोग को जनरल स्टडी का यहाँ अध्ययन करवा रहा हूं, इसलिए व्यवहारिक भाषा में ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपको इनके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और उनके जो फैक्ट्स हैं उनको देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो हम इस पढ़ाने के क्रम में हम ध्यान दे रहे हैं वो हम प्रीलिम्स का भी ध्यान दे रहे हैं। अभी हम आगे आपको ये भी बताएंगे लिखा कैसे जाएगा। तो हमारी पृथ्वी क्या हुई, पृथ्वी हमारी दो भागों में बट गई। पृथ्वी जो दो भागों में बट गई, नॉर्थ और साउथ। ये जो हमारा नॉर्थ वाला भाग हुआ, इसे हम क्या नाम दिए, इसे हम दिए अंगारा लैंड। जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने कहा कि ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड बोला और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। नीचे वाला मीन्स साउथ भाग। जब ये हमारी पृथ्वी टूटी ना, तो इस पृथ्वी के बीच में कुछ जलीय भाग आ गया, मतलब महासागर सा गए। हम जिसे क्या बोलते हैं, टेथिस सागर। क्या बोलते हैं इसे हम, टेथिस सागर। क्या बोलते हैं, टेथिस सागर। आपको यह पता चल गया पृथ्वी थी कैसी, कितने भागों में बटी, और जो जलीय भाग बीच में आया वो कौन सा था। अब चलिए आपको मैं बताता हूं, हमारी पृथ्वी के जब हम ये जान गए कि प्राचीन समय में या जब पृथ्वी की शुरुआत हुई या मानव का शुरुआत हुआ वो कैसा था, तो हमें पता चला कि पृथ्वी का जब हम उसके अंदर का एक लेयर निकालने का प्रयास किए, विभिन्न माध्यमों से महसूस करने का प्रयास किए। ऐसे तो हम पृथ्वी को काट के पूरा निकाल नहीं सकते हैं। तो हमें यह पता चला कि पृथ्वी तीन भागों में बटी हुई है। पृथ्वी कितने भागों में बटी हुई है, तीन भागों में बटी हुई है। वो तीन भागों में देखने के क्रम में जो पहला भाग हमारा निकल के आया, पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है जिसपे हम रहते हैं, जो दृढ़ भूखंड है, उसको हमने क्या नाम दिया, क्रस्ट नाम दिया। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या नाम दिए हम, क्रस्ट नाम दिए। उसके जो क्रस्ट के नीचे वाला भाग था उसको हमने क्या कहा, मेंटल। सबसे ऊपरी भाग को पृथ्वी की क्या बोला हमने, क्रस्ट बोला। उसके निचले भाग को मेंटल बोले, और सबसे निचली सतह की पृथ्वी को क्या नाम दिया गया, कोर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, क्रस्ट। पहला भाग क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। दूसरा भाग क्या हो गया, मेंटल हो गया। तीसरा भाग पृथ्वी का क्या हो गया, कोर हो गया। अब जब हमें यह पता चल गया कि पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटा हुआ है, तो फिर हमारे अंदर ये जिज्ञासा होता है, हम जानने का यह प्रयास करते हैं पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल और कोर में कैसे बटा हुआ है, क्यों इसका जो नामकरण हुआ है वो अलग अलग करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो फिर हमें यह पता चला कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न रासायनिक तत्व विद्यमान है जो अलग अलग लेयर में अलग अलग हैं। चलिए मैं उनको बताता हूं। जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा क्रस्ट जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है, उसको हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी क्रस्ट को हमने क्या नाम दिया, सियाल। और उसके नीचे वाले भाग को सीमा नाम दिया, और सबसे निचली सतह को हमने क्या नाम दिया, नीफे नाम दिया। लेकिन अब आप लोग के दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा, यह ललक
जिज्ञासा हो रही होगी कि इसे सियाल, सीमा और नीफे ही क्यों नाम दिया गया। सियाल, सीमा और नीफे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग था, जो क्रस्ट है, वो वहां पे सिलिका और एल्युमिनियम अधिकता में विद्यमान है, जिससे हम उन्हें क्या बोल दिए, सियाल बोल दिए। और सियाल के नीचे वाले सतह को हम सीमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो तत्वों का अधिकता है, रासायनिक तत्वों का, वो सिलिका प्लस किसका है, मैग्नीशियम का है। किस चीज का है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम का। हमें पता चल गया सिलिका और सीमा पता चल गया, तो जो पृथ्वी का सबसे अंतरतम भाग है निफे, जो तीसरा लेयर क्या है, निफे, तो जब रासायनिक तत्व ऊपर सिलिका प्लस एल्युमिनियम हुआ, सिलिका प्लस मैग्नीशियम हुआ, तो सबसे जो निचली सतह हुई निफे, निकिल प्लस फेरस। फेरस को हम क्या बोलते हैं, आयरन। मतलब यहां पे क्या चीज है, चुंबकत्व का गुण विद्यमान होगा। जहां लव होगा तो वहां चुंबकत्व होगा ही होगा। अब चलिए देखिए, अब हमने आपको बताया कि पृथ्वी कैसी थी, कैसे बटी, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसमें रासायनिक तत्व कौन कौन से विद्यमान है। उसके बाद हम पृथ्वी का यह देखना प्रारंभ करेंगे कि कैसे कैसे और कहां कहां से बटी है और उस भाग का नाम क्या है, पृथ्वी के उस लेयर का नाम क्या है। जो पृथ्वी का सबसे जो ऊपर का पार्ट है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर बोला जाता है या स्थल मंडल बोला जाता है। हम जिस भाग पे रह रहे हैं क्या बोलते हैं, हम इस स्थान पे रहते हैं, हम इस जगह पे रहते हैं, हम इस लिथोस पे रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो लिथोस्फीयर है वो किस किस पृथ्वी के किस किस पार्ट से मिलकर बना है, वो क्रस्ट प्लस अपर लेयर ऑफ द मेंटल, जो मेंटल का ऊपरी भाग है और क्रस्ट है, उससे मिलकर क्या बनता है, हमारा लिथोस्फीयर बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्थेनोस्फीयर आता है हमारा, दुर्बलता मंडल लोग कहते हैं, पृथ्वी की जो है किसी एक सतह पे भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, तैर रहा है, तो वो जो प्रत होता है पृथ्वी का, उसे हम किस नाम से जानते हैं, दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर जो है हमारा किस किस चीज से मिलकर बना है, लोअर लेयर ऑफ द अपर मेंटल, जो मेंटल है, मेंटल के ऊपरी सतह से क्या बनता है, हमारा एस्थेनोस्फीयर बनता है। उसके बाद जो एस्थेनोस्फीयर के बाद के नीचे का सतह आता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मीसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मीसोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। हम मध्य मंडल, लोअर लेयर ऑफ द मेंटल, जो मेंटल का निचले सतह है, हम उसको क्या बोलते हैं, मीसोस्फीयर बोलते हैं। और जो हमारा सबसे निचली सतह होती है, पृथ्वी के केंद्र का सतह होता है, उसे हम बैरोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसे केंद्र मंडल कहते हैं। जो बैरोस्फीयर है, हम पूरे बुरे कोर को क्या बोलते हैं, बैरोस्फीयर। ठीक है, हमें यह क्या पता चल गया कि लिथोस्फीयर कहां से कहां तक है, एस्थेनोस्फीयर कहां से कहां तक है, मीसोस्फीयर कहां से कहां तक है और बैरोस्फीयर कहां से कहां तक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इसकी डेंसिटी है, जो इसका घनत्व है, जो इसकी गहराई है, वो कितनी कितनी है। हम अभी पिछले स्लाइड में आप लोगों से हम ये बात की कि एस्थेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर, इन सारी स्फीयर्स को हम कई बार ये बताएं कि अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये अपर क्रस्ट है या ये लोअर क्रस्ट है या अपर मेंटल है या लोअर मेंटल। देखिए हमारा क्रस्ट जो है दो भागों में क्या है, बटा हुआ है। जो क्रस्ट जो हम देखते हैं, क्रस्ट कहां से कहां तक, 0 से 100 किलोमीटर तक के भाग को हम क्या मानते हैं, क्रस्ट मानते हैं। ये दो भागों में बटा हुआ है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अभी हम बताएंगे आप लोगों से कुछ देर के बाद, जो असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है, जो इसका संक्रमण क्षेत्र है, उसको किस नाम से जानते हैं, ये ऐसा क्यों, डिसकंटिन्यूटी आने का कारण क्या हुआ। जो क्रस्ट कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। और हमारा मेंटल में देखो दो भागों में बटा हुआ है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल।
मेंटल कितने भागों में बटा हुआ है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लेकिन ये जो 100 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर तक का भाग है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेंटल के नाम से जानते हैं। 3200 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक के भाग को हम किस नाम से जानेंगे? आउटर कोर के नाम से। कोर भी हमारा कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। आउटर कोर से लेकर इनर कोर तक की जो गहराई है वो 5100 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक है। जो हमारा पृथ्वी का सेंटर है वो कितने किलोमीटर पर है? 6378 किलोमीटर पे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के वनडे एग्जाम में या समीक्षा अधिकारी हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, तो कई बार ये सारे ऑप्शन दे देता है। वो आपसे पूछ लेता है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट की इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक है, क्रस्ट से मेंटल इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक, उसमें थोड़ा सा नंबरों का हेर फेर कर देता है, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज हो जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको इसी वजह से बेसिक क्लास में आपको बता रहा हूँ, जिससे आप लोग जब रट लेंगे तो आने वाली अगली क्लासेस आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब देखिए, जब हमें यह पता चल गया कि क्रस्ट 2 भागों में बटा है, मेंटल 2 भागों में बटा है, कोर 2 भागों में बटा है, तो हम देखते हैं वो जो भाग बांटने वाला है, वो जो संक्रमण क्षेत्र इस पृथ्वी की सतह को बांट रहा है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसका नामकरण ऐसा क्यों हुआ? जो हमारा अपर क्रस्ट है वो जिस जगह से बढ़ता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। किस नाम से जानते हैं? कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी को हम हिंदी में लिख देते हैं। एक कॉनरैड महोदय थे, उन्होंने इस असंबद्धता को बताया कि जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है उसके रासायनिक तत्वों में भिन्नता है, जिसी के कारण इस असंबद्धता का नाम दे दिया गया कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम दिया गया? कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, कॉनरैड असंबद्धता नाम दिया गया। हमें पता चल गया कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटने वाले जो लेयर है, जो भाग है, जिस महोदय ने दिया, किस महोदय ने दिया? कॉनरैड ने दिया। नाम क्या दिया? कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी नाम दिया। उसके बाद देखो, जब हम पृथ्वी के और अंदर सतह में जाते हैं तो हमारे रासायनिक तत्वों में और बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलता है। हम देखते हैं जब पृथ्वी की सतह के अंदर जा रहे हैं तो तापमान में कभी वृद्धि हो रहा है, कभी थोड़ी सी उसमें कमी आ रही, कभी तेजी से वृद्धि हो रही है। और भूकंप के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के ये रासायनिक तत्वों में इतनी ज्यादा विविधता क्यों है और कैसे है। जब हम लोगों ने यह देख लिया कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटने वाला जो डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता का क्षेत्र है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे जो हमारे क्रस्ट और मेंटल को बांट रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्या? मोहो डिसकंटिन्यूटी। जो क्रस्ट और हमारे मेंटल को बांट रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मोहो असंबद्धता के नाम से। किस नाम से? मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। जब हम लोग यह पता चल गया कि क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाले असंबद्धता को मोहो असंबद्धता कहते हैं, तो उसके बाद हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं आगे कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल में भी कुछ रासायनिक तत्वों में एक समानता तो होगा नहीं, एक रूपता तो होगा नहीं, उसमें भी कुछ विभिन्नताएं होंगी। तो एक महोदय थे, रिपीटी महोदय ने कहा कि जो हमारा मेंटल है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल का संक्रमण क्षेत्र जहां से बट रहा है उसको हम लोग, रिपीटी महोदय ने क्या नाम दिया? रिपीटी डिसकंटिन्यूटी। जिन महोदय ने इसको बताया कि यहां से ये असंबद्धता स्टार्ट हो रहा है, यहां से रासायनिक तत्वों में बदलाव आना प्रारंभ हो रहा, उन्हीं लोगों के नामों पर ये नाम रख दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेंटल है, मेंटल और कोर को बांटने वाले भाग को, मतलब डिसकंटिन्यूटी को किस नाम से जानते हैं? हम लोगों ने कॉनरैड देख लिया, हम लोगों ने मोहो देख लिया, हम लोगों ने रिपीटी देख लिया, लेकिन क्रस्ट, मेंटल और मेंटल के बाद मेंटल और कोर को बांटने वाले डिसकंटिन्यूटी को किस नाम से?
गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी नाम से जानते हैं। किस नाम से? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कितने किलोमीटर पे आगे होता है? 3100 किलोमीटर पर। कभी आप लोगों से किसी भी ऑप्शन में मतलब ऑप्शन में पूछ लेता है कि कितने किलोमीटर से लेकर इतने किलोमीटर तक दिया गया है, मान लो जैसे 0 से 100 किलोमीटर दिया गया है, उस बीच में डिस्कंटिन्यूटी दे दिया। डिस्कंटिन्यूटी देगा तो जाहिर सी बात आपको देगा, पहला डिस्कंटिन्यूटी देगा तो कॉन्राड देगा, दूसरा देगा तो मूहो देगा, उसके बाद देगा रिपीटी देगा, रिपीटी के बाद गुटेनबर्ग आ गए हमारे। गुटेनबर्ग के बाद जो अगले डिस्कंटिन्यूटी आते हैं वो जो हमारे आउटर कोर और इनर कोर को बांटता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। इतने सारे डिस्कंटिन्यूटी आए क्यों? जरूरत क्यों पड़ा? इतने सारे डिस्कंटिन्यूटी इसलिए आए, इसलिए जरूरत पड़ा जब इन सारे डिस्कंटिन्यूटीज का जब रासायनिक तत्वों का अध्ययन किया गया तो इससे यह पता चला कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा क्रस्ट है और मेंटल है, क्रस्ट और मेंटल कैसा है? ठोस है, लेकिन जो हमारा आउटर कोर है 21 अवस्था में है, तरल अवस्था में है। इनर कोर का हम यह अनुमान लगाए, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जियोग्राफर्स ने अनुमान लगाया कि या तो ये जमी अवस्था में होगी या ठोस अवस्था में होगी। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में और भी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर जब तापमान इतनी तीव्र गति से वृद्धि कर रही है तो ठोस अवस्था में कैसे रह सकता है? अंदर कुछ ठोस अवस्था में तो रह ही नहीं सकता। आप सही सोच रहे हैं, पृथ्वी के सतह के अंदर बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि आता है, लेकिन आप अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो ये समझते होंगे कि जब सतह में कमी आती है और दाब में वृद्धि होती है तो वो ठोस अवस्था ले लेता है। अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हम जो अध्ययन देखेंगे वो कितने आधार पर देखेंगे? हम मुख्यतः 3 आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जो पहला है वो किसके आधार पे? डेंसिटी के आधार पे, मतलब घनत्व के आधार पे, घनत्व के आधार पे आधारित अध्ययन हम करेंगे। फिर दूसरा अध्ययन हम किस पे करेंगे? टेम्परेचर के आधार पे हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा क्या करेंगे? जब हमें घनत्व और टेम्परेचर और प्रेशर से बहुत सारे हमारे डाउट्स नहीं क्लियर हुए हमारे वैज्ञानिकों के, तो उन्होंने एक ही ऐसा माध्यम देखा कि जिससे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जाना जा सके, वो था सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी से इस वजह से जानने का प्रयास किया कि हम आगे बताएंगे। अभी सिस्मोलॉजी हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के क्रम में बताएंगे, उसके बाद हम सिस्मोलॉजी जो अर्थक्वेक वगैरह जो भूकंप है हम उसको अलग से एक चैप्टर के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए, किसी भी पदार्थ का डेंसिटी निकालने के लिए हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के सतह के अंदर बढ़ने पर क्या होता है? जब भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। जब डेंसिटी बढ़ रहा है तो दिमाग में यह आ रहा होगा कि क्रस्ट का जो औसत घनत्व है वो कितना है। पृथ्वी के जो हम जिस भाग पे रहते हैं उसका औसत घनत्व कितना है? 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा? जब अगर ये पृथ्वी क्रस्ट का इतना घनत्व हो गया तो पृथ्वी की पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। फिर अभी हम लोग आने वाली क्लासेस में, कल की क्लास में यह देखेंगे कि डेंसिटी के आधार पे कैसे अध्ययन किया गया, टेम्परेचर के आधार पे कैसे अध्ययन किया गया, प्रेशर के आधार पे कैसे अध्ययन किया गया और सिस्मोलॉजी के आधार पे कैसे अध्ययन किया गया। थैंक यू।